नमस्कार, स्वागत है आपका। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं हो पाई। आइए आज हम बात करेंगे दो पोएट्स की। छोटी छोटी पोएम्स हैं दोनों की, और दोनों ही 20th सेंचुरी के पोएट्स हैं। पहले बात करते हैं पहले पोएट की, जिसका नाम है भी, था ही नहीं केवल, जिसका नाम था टेड ह्यूज। राइट, टेड ह्यूज का नाम शायद आपने भी सुना होगा। और इतना दिन से आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन में जिस पोएट का नाम है, उस पोएट को तो जानना आपका फर्ज ही बनता है। राइट, तो सबसे पहले उसके थोड़ी सी छोटी सी बायोग्राफी की बात कर लेते हैं, और फिर हम उसके पोयम पर आएंगे। जो एक छोटी सी पोयम हमको प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है द क्रोअलाइट्स। But before the starting of the poem, let's know a few facts about the biography of the poet Edward James Hughes, नाम था उनका। राइट, एडवर्ड जेम्स ह्यूज नाम था, और इन्हीं को टेड ह्यूज के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को टेड ह्यूज कहा जाता है। राइट, he wrote under the name Ted Hughes, and Ted Hughes was born in 1930 and he died in 1998. He was born in 1930 and died in 1998. It means his career started after the World War II. Right, World War II finishes in 1945, और उसी के बाद जो है इनका करियर एज अ पोएट शुरू होता है। और टेड ह्यूज was not merely a poet. Ted Hughes was also a children's writer. टेड ह्यूज was a translator as well. चिल्ड्रेंस राइटर के रूप में भी टेड ह्यूज को जाना जाता है। टेड ह्यूज को चिल्ड्रेंस राइटर के रूप में भी जाना जाता है। राइट, एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर्स। राइट, 20वीं शताब्दी के ग्रेटेस्ट राइटर की कैटेगरी में भी टेड ह्यूज का नाम रखा जाता है। क्रिटिक्स जो है फ्रीक्वेंटली रैंक हिम as one of the best poets of his generation. अपनी पीढ़ी के सबसे बेस्ट पोएट्स कहे जाते हैं, and one of the 20th century's greatest writers. 20वीं शताब्दी के महान लेखकों में से एक हैं। He was appointed poet laureate of United Kingdom. Right, poet laureate एक ऑफिशियल पोस्ट होती है। LAUREATE, पोएट लॉरिएट, जिसको आप राष्ट्र कवि कहते हो, उसी टाइप का एक पद होता है पोएट लॉरिएट का। और 1984 में ये यूनाइटेड किंगडम के ग्रेट ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट बनाए गए, और ये टिल हिज डेथ 1998 तक, मतलब लगभग 15 सालों तक जो है he remained the poet laureate of England. और in 2008 the Times एक मैगजीन आती है, उसने रैंकिंग करते हुए इनको 4th आज है ग्रेटेस्ट पोएट्स कहा था। ब्रिटिश राइटर्स के 50 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, और 50 लोगों में 4थे नंबर पर टेड ह्यूज का नाम रखा गया था, उनकी महानता का। और टेड ह्यूज की शादी एक पोएटेस से हुई थी, और उसका नाम था सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ वॉज एन अमेरिकन पोएटेस, और उसी से इनकी शादी हुई थी 1956 में।
1956 में शादी किया था सिल्विया प्लाथ से, लेकिन शादी बहुत दिनों तक चली नहीं। बहुत जल्दी ही 1963 में ही सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली थी 1963 में ही, जब वो सिर्फ और सिर्फ 30 साल की थी। 30 वर्ष की अवस्था में सिल्विया प्लाथ ने इनसे अजहा जुदा हो गई इस दुनिया से और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और मिस्टर टेड ह्यूज की अगर हम लास्ट पोएटिक वर्क की बात करें तो इनका आखिरी जो है पोएम का कलेक्शन 1998 में ही आता है, जिस वर्ष इनकी डेथ होती है, और उस लास्ट पोएटिक कलेक्शन का नाम था द बर्थडे लेटर्स। राइट, बर्थडे की चिट्ठियां, ये लास्ट वर्क था 1998 में इनका पब्लिश हुआ था। क्लियर? तो ये थोड़ी सी शॉर्ट में जो है बायोग्राफी हमने बताई है टेड ह्यूज की, कि टेड ह्यूज पैदा कब हुए और टेड ह्यूज को पोएट लॉरिएट कब से कब तक रहे और उनकी वाइफ कौन रही और उनका जो है सबसे लास्ट पोएटिक कलेक्शन कौन सा था। इसके अलावा पहले पोएटिक कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 1957 में उनके शादी के जस्ट एक साल बाद उनका पहला पोएटिक कलेक्शन आया था, बहुत फेमस हुआ, नाम था उसका हॉक इन द रेन। हॉक इन द रेन 1956 में इनका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था। हॉक जो है नाम था उसका हॉक, द हॉक इन द रेन। राइट, द हॉक इन द रेन नाम था उसका। और द हॉक इन द रेन में जो है 40 पोएम्स टोटल पब्लिश हुई थी इस कलेक्शन में। इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ 40 पोएम्स। राइट, हॉक इन द रेन में 40 पोएम्स टोटल जो है पब्लिश हुई थी और इट वाज टेड ह्यूज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री। और द बुक रिसीव्ड इमीडिएट सक्सेस, इमीडिएट अक्लेम इन बोथ इंग्लैंड एंड इन अमेरिका, वेयर इट वन द गैलबर्थ प्राइज। Right, many of the poems imagine the real and symbolic lives of animals, including a fox, a jaguar, and the eponymous hawk. Right, hawk एक बर्ड होता है, उसके अलावा जगुआर और फॉक्स, इन एनिमल्स की बात करते हैं इसमें। और अदर पोएम्स जो है दे फोकस ऑन इरोटिक रिलेशनशिप्स एंड ऑन स्टोरीज जो है ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ह्यूज के जो फादर थे, ह्यूज फादर बीइंग अ सर्वाइवर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। राइट, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे और वहां से बच आए थे, तो ही वॉज प्री ऑक्युपाइड विद द थीम ऑफ वॉर। और उसमें जो पहली पोएम आई, पहला कलेक्शन आया, उसमें इनकी कुछ पोएम्स जो है वॉर पर भी थी। 1970 में एक फिर फेमस कलेक्शन आता है और उसका नाम होता है क्रो, फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। क्रो नाम ही होता है वॉल्यूम का और इसकी सब टाइटल जो होती है फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग from the life and the song and the songs of the crow। ये उनका कलेक्शन था, 1970 में पब्लिश हुआ था, 1970 में पब्लिश हुआ था फ्रॉम द लाइफ एंड द songs of the crow। Right, from the life and song of the crow published in 1970 और इसका पॉपुलर नाम ही था क्रो। राइट, लिटरेरी वर्क है टेड ह्यूज का, पब्लिश्ड इन 1970 एंड वन ऑफ ह्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। और राइटिंग
for the Ted Hughes, right, Society in Journal in 2012. Emeritus Professor एक थे इंग्लिश के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, उन्होंने ये कहा इस पोएम के बारे में कि क्रो जो है ना, क्रो होल्ड्स अ यूनिकली इंपॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूज ऑवियो, राइट। जितने भी कलेक्शन उन्होंने लिखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो है वो इस क्रो को बताया था, और ये कहा कि इट हेराल्ड्स द एम्बिशियस सेकेंड फेज ऑफ हिज वर्क लास्टिंग रफली फ्रॉम द लेट 60s टू द 70s। उनके जो करियर का सेकेंड फेज है, जो द्वितीय फेज है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, व्हेन ही टर्न्ड फ्रॉम डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द नेचुरल वर्ल्ड टू द unified mythical narratives and sequences. It was his most controversial work, a stylistic experiment which abandoned many of the attractive features of his earlier work. और उसके साथ साथ जो है it was an ideological challenge to both Christianity and humanism. Hughes wrote Crow mostly between 1966 and 1969 after a barren period following the death of his beloved, following the death of his wife Sylvia Plath. He looked back on the years of work on Crow as a time of imaginative freedom and creative energy, which he felt that he never subsequently recovered. और वो क्रो को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि he described Crow as his masterpiece, सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, right? So the book is a collection of poems about the character Crow which borrows extensively from many world mythologies, notably both जो है trickster और Christian mythology. A central core group of the poems in the volume जो है it was an attack on Christianity, right? एक अटैक है क्रिश्चियनिटी पर. The first Crow poems were written in response to a request by American artist. एक अमेरिका का आर्टिस्ट था, नाम था उसका लियोनार्ड बास्किन, और उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने पोयम लिखा था. लियोनार्ड बास्किन ने क्या किया था? He had at the time produced several pen and ink drawings of crows. कव्य की जो है बहुत सारी उन्होंने ड्राइंग्स बनाई थी, और उन्हीं ड्राइंग से जो है इंस्पायर्ड होकर के, प्रभावित होकर के इन्होंने क्रो टाइटल लिया और उसको दुनिया के अलग अलग माइथोलॉजी से जोड़ा है. और जो पोएम यहाँ पर हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो पोएम भी उनके इसी वॉल्यूम से ली गई थी, राइट? इसी वॉल्यूम से वो पोएम भी ली गई है, इसीलिए उसका यहाँ पर कुछ खास ही इंपॉर्टेंस है. और आइए अब आपके उस पोएम पर आते हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके बारे में आपको जानना है, जो टेड ह्यूज की पोएम है. पोएम का नाम है द क्रो अलाइट्स. द नहीं है, सिर्फ पोएम है क्रो अलाइट्स, राइट? तो पहला तो ये क्वेश्चन कि क्रो अलाइट किस सेक्शन से लिया गया है, तो क्रो अलाइट लिया गया है क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो से, राइट? क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो से लिया गया है, से ली गई है ये पोएम. कौन सी पोएम? वो पोएम जिसका नाम है द क्रो अलाइट्स
और जो हमारे आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो ली गई है। क्लियर। अब अगर हम लिटिल समरी की बात करें पोयम की, क्रो अलाइड्स की, तो इस पोयम में जो नैरेटर है, खास करके जो पोएट है, उसने क्या डिस्क्राइब किया है, एक ऐसी दुनिया डिस्क्राइब की है जो वो एक क्रो के आंख से, कौवे की नजर से देखता है, कौवे की आंख से देखता है। और नेचर को तो डिस्क्राइब करते हुए पहले कहता है कि नेचर इज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंड द आइडिया ट्रांसमिटेड इज दैट नेचर इज द वायरस फ्रॉम गॉड। नेचर को क्या बताया है, नेचर को गॉड का एक वायरस बताया है। और वायरस है तो क्या है, समथिंग डेंजरस एंड समथिंग दैट हैज द पावर टू हार्म। वायरस तो नुकसानदेह होता है, डेंजरस होता है, तो क्रो जो है बिल्कुल वैसे ही है। नेचर क्या है, नेचर इज डिस्क्राइब्ड एंड द आइडिया इज ट्रांसमिटेड दैट नेचर इज वायरस फ्रॉम गॉड, और वायरस इज वेरी मच हार्मफुल, वेरी मच जो है डेंजरस। द क्रो के साथ अब दिक्कत क्या है कि द क्रो इज अफेक्टेड बाय दिस रियलाइजेशन एंड ही टर्न्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स। इस रियलाइजेशन होता है कौवे को, और फिर वो अपना ध्यान यहां से हटाता है, और कहां हटाता है, ही टर्न्स हिज अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स, राइट। और समथिंग एल्स है क्या, नेमली द फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड। नेचर tinted by garbage is described in an almost positive way। और पॉजिटिव वे में कैसे डिस्क्राइब्ड है, द नरेटर जो है फोकसेस ऑन सर्टेन डिटेल्स हिंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। कैसे ऑब्जेक्ट्स का डिग्रेडेशन होता है, कैसे उसका पतन होता है, कैसे चीजें खराब होती हैं, उस पर फोकस करता है। नेचर पहले स्टेंजा में वायरस है, और वायरस है इसलिए वो हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है और डेंजरस है। नेचर पूरी तरीके से टिंटेड हो चुका है, गंदा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पॉजिटिविटी है। और फिर द पोएम एंड्स व्हेन द क्रो रीडायरेक्ट्स इट्स गेज टुवर्ड्स अ सिंगल ह्यूमन, राइट। इंसानियत पर जब वो एक इंसान पर अपनी नजर डालता है, और जो एक कोने में बैठा हुआ रूम के स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, देन द पोयम यहीं पर क्लोज होती है, ट्रांसमिटिंग द आइडिया कि द क्रो इज एबल टू सी एवरीथिंग एंड एवरीवन। सब कुछ और सब किसी को देखने की क्षमता है उस क्रो में। और इन दिस पोयम क्रो जो है इट टेक्स ओवर द एट्रीब्यूट्स गॉड हैज इन द बाइबल, राइट। और वो है क्या, नेमली हिज कैपेसिटी टू सी एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये माइथोलॉजी है कि गॉड सब कुछ और सब जगह देख सकता है, और ये बाइबल की उनके यहाँ माइथोलॉजी है। और यहाँ पर कौवा है, सब क्रो है जो दुनिया में हर चीज देख सकता है। द क्रो becomes a creature with immense power, a creature able to see humanity's every move and see their reactions. Another important element we can note is how God is absent from the poem, thus implying that he may have been replaced. उसको बदला भी जा सकता है, गॉड को भी चेंज किया जा सकता है। यही पूरी पोयम की थीम है, यही पूरे पोयम की जो है समरी है, यही पूरी स्टोरी है। अगर कुछ समझ में ना आया हो किसी को तो अपना क्वेश्चन पूछे, और फिर हम अगले पोएट की तरफ प्रोसीड करेंगे, और वो भी 20th सेंचुरी का ही एक पोएट है, और उसका नाम है फिलिप लार्किन। The crow alights. Crow is compared to God, right? Crow has the power of omniscient omnipresence, right? Omnipresence की उसकी पावर है, वो सब कहीं देख सकता है, सब कहीं रह सकता है एक साथ ही।
कोई क्वेश्चन नहीं? फिलिप लार्किन का पूरा नाम था फिलिप आर्थर लार्किन। फिलिप आर्थर लार्किन इनका पूरा नाम था और टेड ह्यूज से ये सीनियर थे। 1922 में इनका जन्म हुआ था और 1985 में इनकी डेथ होती है। फिलिप लार्किन was a novelist. Philip Larkin was a poet. Philip Larkin was a librarian. फिलिप लार्किन पोएट भी थे, लाइब्रेरियन भी थे और नॉवलिस्ट भी। और इनकी जो पहली पोयम की बुक आई थी, बुक ऑफ पोएट्री, उसका नाम था द नॉर्थ ऑफ स्लिप, 1945 में पब्लिश हुई थी। नाइनटीन 45 में पब्लिश हुई थी और उसके बाद इनके दो नॉवेल्स पब्लिश हुए और आई होप आपने दोनों नॉवेल्स का नाम सुन रखा होगा। एक का नाम था जिल और दूसरे का नाम था अ गर्ल इन विंटर। राइट, जिल एंड गर्ल इन विंटर ये उनके नॉवेल्स थे। जिल पब्लिश हुआ 1946 में और अगले ही साल गर्ल्स इन विंटर 1947 में। एंड ही केम टू प्रोमिनेंस इन 1955 with the publication of its second collection of poems। 1955 में इनका सेकेंड कलेक्शन आया, जो है पब्लिश हुआ और सेकेंड कलेक्शन का नाम था द लेस डिसीव्ड। द लेस डिसीव्ड और उसके बाद उनका सबसे फेमस वॉल्यूम द विट्सन वेडिंग और फिर हाई विंडोज। द विट्सन वेडिंग and high windows। नाइनटीन 1974 में, विट्सन वेडिंग 1964 में। ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेली टेलीग्राफ। डेली टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर था और उसी में जो है एक जाज क्रिटिक के रूप में ये आर्टिकल्स लिखा करते थे। उनके आर्टिकल्स वहां पर पब्लिश हुआ करते थे और हिज मेनी ऑनर्स इंक्लूड द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री और ही वाज ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ पोएट लॉरिएटशिप इन 1984।
पोएट लॉरियटशिप के लिए इनका नाम आगे आया था, इनको ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने पोएट लॉरियटशिप लेने से मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। और जब इन्होंने मना किया तो वो अवार्ड जो है इन्हीं के साथी पोएट टेड ह्यूज के पास चला गया और 1984 से लेकर 1998 तक टेड ह्यूज पोएट लॉरियट बने रहे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि किसके रिजेक्शन के बाद टेड ह्यूज पोएट लॉरियट बने थे, तो उसका आंसर अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि इट वाज फिलिप लार्किन हु डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ पोएट लॉरियटशिप, जिन्होंने पोएट लॉरियटशिप की ऑफर को डिक्लाइन किया और डिक्लाइन करने के बाद पोएट लॉरियट बना दिए गए टेड ह्यूज, राइट। और इनके पहले जो पोएट लॉरियट था उसका नाम था जॉन बेंजामिन। जॉन बेंजामिन की डेथ होती है, ये ऑफर किए जाते हैं लेकिन मना कर देते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1943 में फर्स्ट डिवीजन पास हुए इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में, और उसके बाद जो है लाइब्रेरियन बन गए फिलिप लार्किन और 30 साल तक उन्होंने लाइब्रेरियन का काम किया। इट वॉज ड्यूरिंग द 30 years he worked with distinction as a university librarian at the Bramers Jones Library at the University of Hull, that he produced the greater part of his published work. His poems are marked by जिसके द्वारा his poems are marked by what Andrew Motion calls a very English glum accuracy. पोएट लॉरियटशिप रिजेक्ट इन्होंने किया और फिर उनको मिल गई। उसके बाद जो है शुरू में बता रहा था कि ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया 1943 में फर्स्ट डिवीजन में, और उसके बाद लाइब्रेरियन बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ हल में और 30 साल तक लाइब्रेरियन रहे। और उसी 30 साल के दौरान इनके जो सबसे अच्छे वर्क्स हैं वो सब पब्लिश हुए। और इनकी पोएम के बारे में एक और पोएट लॉरियट था जो टेड ह्यूज के बाद बना, एंड्रयू मोशन, उसने कहा था कि जो फिलिप लार्किन की पोएम है दे आर वेरी इंग्लिश ग्लम एक्यूरेसी अबाउट इमोशंस, प्लेसेस एंड रिलेशनशिप्स, राइट। एंड व्हाट डेविड डिस्क्राइब्स एज लोवर्ड साइज एंड डिमिनिश्ड एक्सपेक्टेशंस। लार्किन का जो पब्लिक पर्सोना था, लार्किन्स पब्लिक पर्सोना was that of the nonsense, solitary Englishman who disliked fame and had no patience for the trappings of the public literary life. The posthumous publication by Anthony Todd in 1992 of his letters controversy में आते गए, triggered controversy about his personal life and political views described by आज है राइटर है जिसने फिर, खैर आपको इतना डिटेल में फिलिप लार्किन के अंदर बायोग्राफी में नहीं जाना है। ये जान लीजिए कि फिलिप लार्किन के ऊपर मिसोजिनिस्ट होने का आरोप आसानी से लगता रहता है। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि मिस का मतलब होता है हेट करना और जिन का मतलब होता है फीमेल। One who hates a woman is called misogynist, right? One who hates a woman is called misogynist। और फिलिप लार्किन पर जो है इसी मिसोजिनिज्म का आरोप जो है लगता रहता है, राइट। एक क्रिटिक थी, नाम था उनका लिजा जार्डिन।
Liza Jardine called him a casual, habitual racist and an easy misogynist. रेसिस्ट भी इनको कहा गया है, मतलब इनके ऊपर रंगभेद का भी आरोप लगता है और नारी के खिलाफ होने का भी इनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन जॉन ऑसबॉर्न ने 2008 में आर्ग्यू करते हुए कहा, बट द एकेडमिक जॉन ऑसबॉर्न आर्ग्यूड इन 2008 that the worst that anyone has discovered about Larkin are some crass letters and a taste for porn softer than what passes for mainstream entertainment. कंट्रोवर्सी के बावजूद लार्किन को 2003 में पोएट्री बुक सोसाइटी के एक सर्वे में चूज किया गया। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, लार्किन वाज चोजन इन 2003 पोएट्री बुक सोसाइटी सर्वे almost 2 decades after his death as Britain's best loved poet of the previous 50 years. पिछले 50 सालों के सबसे प्यारे, सबसे वेल लव्ड जो है पोएट थे फिलिप लार्किन, राइट, as Britain's best loved poet of the previous 50 years। और 2008 में टाइम्स मैगजीन ने इनको ब्रिटेन के विश्व युद्ध के बाद का सबसे शानदार पोएट डिस्क्राइब किया, सबसे शानदार पोएट घोषित किया इनको, राइट। आइए इनकी जो है 1973 में एक मैगजीन थी, नाम था कवेंट्री इवनिंग टेलीग्राफ, और उसमें एक रिव्यूअर ने लार्किन को रिफर करते हुए कहा कि ही इज द बर्ड ऑफ कवेंट्री। बट 2010 में 25 साल के बाद उनकी मृत्यु के इट वॉज लार्किन्स एडॉप्टेड होम सिटी किंगस्टन अपॉन हल दैट कमेमोरेटेड हिम विद लार्किन्स 25 फेस्टिवल which culminated in the unveiling of a statue of Larkin। स्टेच्यू की एक लार्किन भी लगा, जो है लार्किन की एक स्टेच्यू भी लगाई गई। 25th एनिवर्सरी उनके डेथ की जिस दिन थी वो 2 दिसंबर 2016 को 31st एनिवर्सरी ऑफ डेथ थी उनकी। और तब अ फ्लोर स्टोन मेमोरियल फॉर लार्किन was unveiled at Poets Corner in Westminster Abbey, जहां पर उनको दफनाया गया था, वहां पर जो है एक स्टोन मेमोरियल जो है वो लगाया गया है। 2016 में 31 साल की उनकी जो पुण्यतिथि थी तब। आइए उनकी उस पोएम की बात करते हैं जो हमारे आपको पढ़ने के लिए मिली है, राइट। और एक ऐसी पोएम हमको है, आपको है, मतलब पढ़ना है फिलिप लार्किन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन्स हैं। 10 लाइन्स की एक पोएम है और उस 10 लाइन्स में 5-5 लाइन्स के 2 स्टैंजाज हैं। और उस पोएम का नाम क्या है? बहुत छोटी सी पोएम है, पोएम का नाम है वांट्स। राइट, पोयम का नाम है वांट्स। 10 लाइन्स की एक पोयम है। और सोचिए, सिलेबस बनाने वाले को दाद दीजिए कि उसको 10 लाइन की पोयम में इतना मजा आया कि उसने सोचा चलो सिलेबस में रख देते हैं 10 लाइन ही, कुछ तो बच्चे जूझेंगे ही, है ना। तो कुछ जूझने के लिए उसने रख दिया पोयम, चलो तो हम भी 10 मिनट की पोयम है, 10 लाइन की पोयम है, 10 मिनट में ही निपटा देते हैं, और क्या।
वांट्स पोयम सबसे पहले लार्किन के कलेक्शन में 1951 में पब्लिश हुई थी, और जब लेस डिसीव्ड 1955 में प्रिंट होती है, लेस डिसीव्ड जब 1955 में प्रिंट होती है, तब वांट्स उसी में शामिल कर ली गई थी। और इट इज सो टिपिकल ऑफ द रिलेक्टेंट पोएट हु वर्कड मोस्ट ऑफ हिज adult life in a university library seeking order and quiet, but ended up a hero for some which it is said almost frightened him. पूरी जिंदगी जो लाइब्रेरी में बुक्स के ऑर्डर लगाता रहा, बुक्स को व्यवस्थित करता रहा, वो एक पोएट बन जाता है। 10 लाइन्स हैं, सुना देता हूं पहले और फिर थीम पर आता हूं। एक फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जब हर सेंटेंस का बिगिनिंग वर्ड सेम हो, बिगिनिंग वर्ड सेम हो, वो एनाफोरा होता है। ये जो पोएम है, पहला स्टेंजा जिसमें 5 लाइन्स हैं, 5 लाइन्स में 2 लाइन्स जो है वो बियॉन्ड से शुरू होती हैं, और 3 लाइन्स हैं जो हाउएवर से शुरू होती हैं। पहली लाइन बियॉन्ड से शुरू होती है, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। बियॉन्ड ऑल दिस, सारी विश के बाद जो सबसे बड़ी विश है, द विश इज टू बी अलोन, हाउएवर द स्काई ग्रोज डार्क विद इनविटेशन कार्ड्स। पहला सेंटेंस बियॉन्ड से, दूसरा हाउएवर द स्काई ग्रोज डार्क विद इनविटेशन कार्ड्स, फिर हाउएवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स, हाउएवर द फैमिली is photographed under the flagstaff. Beyond all this, the wish to be alone. ये पहला स्टैंजा है जहां पर फर्स्ट लाइन and the last line starts with beyond and the remaining 3 lines of between जो है वो तीनों however से हैं। फिर से सुनिए, beyond all this, the wish to be alone, however the sky grows dark with invitation cards, however we follow the printed directions of sex, however the family is photographed under the flagstaff. Beyond all this, the wish to be alone. The first line and the 5th line are same. Next stanza जो है उसमें क्या है कि beneath it all desires of oblivion runs. इन सब के बावजूद डिजायर्स ऑफ ऑब्लिवियन का मतलब है डिजायर ऑफ डेथ, वो चलता रहता है। डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, द लाइफ इंश्योरेंस, द टेबल fertility rites, the costly aversion of the eyes from death, beneath it all desire of oblivion runs. सब कुछ के बावजूद भी जो ऑब्लिवियन की डिजायर है वो रन करती रहती है। वांट्स जो है एक फ्री वर्स पोएम है जहां पर कोई पर्टिकुलर फार्मूला राइटिंग का नहीं फॉलो किया है पोएट ने। वांट्स इज अ फ्री वर्स पोएम विदाउट अ राइम स्कीम और स्टेडी metrical beat. It relies heavily on repetition for its effect. जिसको एनाफोरा हमने कहा है वो रिपीटिशन है और इफेक्ट के लिए उसी पर रिलाई करती है। द रिपीटेड बिगिनिंग एंड एंड लाइन्स सैंडविचिंग द इंटीरियर इन बोथ स्टैंजाज।
दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म, राइट। पैरेललिज्म इसी को कहा जाता है। फर्स्ट स्टैंजा में द रादर ड्रामेटिक and romantic first line could easily have come from a character in a Shakespearean tragedy. It being Larkin, who, however, we know that the speaker, if not the actual poet, is voicing the feeling of a melancholic Englishman, renowned for his reticence and shyness. Nowadays, in the early 21st century, psychologists recommend time alone. They say it is therapeutic to wind down, avoid the hustle and bustle of a hectic social life, and just relax solo in nature for in a quiet space. Larkin क्या काम करते हैं? Larkin uses an interesting turn of phrases in the second line. Sky dark with invitation cards, as if the mind जो है it is the sky and he is gloomy because he keeps getting invited when all he wants to be by himself. वो अकेला रहना चाहता है और बार बार उसको कार्ड आता रहता है, निमंत्रण आता रहता है, इसीलिए बोलता है क्या कि द स्काई डार्क विद इनविटेशन कार्ड। दिमाग जो है पूरी तरीके से इनविटेशन कार्ड से भरा पड़ा है, निमंत्रण से भरा पड़ा है और चाहता हुआ है सेक्लूजन। यही उसकी वांट्स है कि वो सॉलिटरी लाइफ जीना चाहता है। रिपीटेड यूज ऑफ हाउएवर, पहले स्टेंजा में जो है यह क्या करता है, ये चीजों को एम्फेसाइज करता है। इट रीइंफोर्सेस दिस जो है आइडिया ऑफ एनॉयंस of the outside world forever dictating. Sex is seen as something we are directed to take part in a cold and formulated exercise. The speaker का जो cynical approach है यहाँ पर to the social side of life continues with the image of family gathering to have their photo taken, a symbol of togetherness and conformity and love. Right? फोटोग्राफ की बात करता है। फिर किसकी बात करता है? Then the same line underscores, और वो क्या है? The wish to be alone, away from others, far from the madding crowd. फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में वो बात करता है कि beyond the beneath. Right? If the first stanza focuses on a wish, the speaker dreaming of being alone, of being left alone, of going off to find peace and less involved kind of life. Think of it and his poem Lake Isles of Innisfree, जहां से भी वो भगना चाहता है। राइट, यहां भी वो भगना चाहता है, बचना चाहता है। There is an undercurrent running continuously through the speaker's life. This is a desire of oblivion, perhaps an unconscious energy the speaker has little control over. Right? The desire is present regardless of time, deadlines, attendance here and there, health, security, children, fear of dying, the length people go to avoid death, and again the repeated line, and that world oblivion, the state of being unaware or unconscious, is this a fall into the abyss or a mere forgetting. Right? सिर्फ और सिर्फ forgetting. थीम की अगर बात करें तो the theme of this short poem is that of human need of seclusion. इंसान की जरूरत अकेलेपन की है। राइट, द थीम जो है वो क्या है? द ह्यूमन नीड फॉर सेक्लूजन वर्सेस द इंस्टिंक्ट टू बी सोशल। अकेलापन बेहतर कि सोशल होना बेहतर? राइट, फैमिली फोटोग्राफ होना बेहतर कि पेंट जो है इनवाइटेड कार्ड्स होना बेहतर? व्हेन वी आर इल और ग्रीविंग or exhausted,
often we feel a need to be left alone, right? In a peace, in peace, शांति में रहना चाहते हैं, so that we can heal or think things through, right? हम उसके थ्रू कोई चीज सोच पाए. और in contrast, if we become too used to being alone, we may not want to join in with what our local community is doing, right? What our family and friends are up to. Psychologists are split. Loneliness can be unhealthy. Independence can be a good thing. But always to be alone is not good for the sake of life, for the sake of as a human being. Clear? So today we completed 2 poems by 2 poets of the later 20th century, टेड ह्यूज और उनकी पोयम क्रोअलाइट्स, और दूसरा फिलिप लार्किन, अनदर 20th century पोएट, और उसकी पोयम वांड्स. अगर इन दोनों में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, और फिर हम प्रोसीड करते हैं. यूनिट 2 के सिलेबस में वाल्ट विटमैन की एक पोएम बची है, ओ कैप्टन माई कैप्टन. एमिली डिकिंसन की एक पोएम है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, द बर्चेस, और एक है स्टॉपिंग बाय द वुड्स. फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि, और गीतांजलि की एक पोएम है 11th नंबर, एक और दो पोएम्स हैं. नजीम एजकिल की 2 पोएम है, नाइट्स ऑफ स्कॉर्पियन एंड फिलॉसफी. कमला दास की एन इंट्रोडक्शन. ए के रामानुजन की ऑबिच्योरी, एंड डेरेक वॉलकॉट की अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. मतलब कि मुश्किल से एक दिन में तो मैं यहाँ पर ओ कैप्टन माई कैप्टन और एमिली डिकिंसन कर लेंगे, एक दिन में हम कर लेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों पोएम्स, और एक दिन नजीम टैगोर, और फिर एक ही दिन में जहाँ नजीम एजकिल की पोएम्स और कमला दास की पोएम हो जाएंगी, और फिर रामानुजन और डेरेक वॉलकॉट की. मतलब कि 4 से 5 क्लास अभी और होगी आपकी सेकेंड यूनिट खत्म होने में. तो यूनिट ए और यूनिट बी 2 खत्म हो जाएगी. फिर बचेगा ड्रामा और फिर प्रोज एंड फिक्शन. ड्रामा में तो जितने प्लेस है उतनी क्लास में ड्रामा कवर कर देंगे, और फिर प्रोज और फिक्शन ज्यादा नहीं है, जितने राइटर्स हैं सबको 1 by 1 कंप्लीट कर लेंगे. राइट? मतलब कि आपका सिलेबस मोर देन 50% अब कवर हो चुका है, 60% कवर हो चुका है. जो 40% बाकी है वो भी बहुत स्पीड से अब हम कवर करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए. वैकेंसी भी आपकी जो है आने ही वाली है, ऐसा सुनाई दे रहा है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आ सकती है. तो बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द वैकेंसी आई वांट टू कंप्लीट द सिलेबस, ताकि आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए बचे, और फिर वो रिवीजन ही आपको अंत में एग्जामिनेशन के टाइम पर काम आएगा. थैंक यू सो मच. गुड लक.